हे बुकवर्म्स, क्या आप तैयार हैं एक नए सफर के लिए? आज हम करेंगे एक मजेदार सफर आर्ट की दुनिया में। ये सफर सिर्फ रंगों और ब्रश स्ट्रोक्स का नहीं है, बल्कि उन कहानियों और भावनाओं का है जो हर पेंटिंग में छुपी होती है। लेकिन कोई भी आर्ट नहीं, हम बात करेंगे आर्ट की रूह के बारे में। वो आर्ट जो दिल को छू जाए, जो हमारी आत्मा को झंझोत्ताह दे। सोचो, एक कैनवस जो दिखाता है ना सिर्फ वो जो हम देखते हैं, बल्कि वो भी जो हम महसूस करते हैं। एक ऐसा कैनवस जो हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को और हमारे सपनों को दर्शाता है। यही है नैटली ट्रूव्रॉय की लैंडस्केप ऑफ द सोल की कहानी। ये किताब हमें एक अनोखे सफर पर ले जाती है, जहां हम आर्ट के जरिए आत्मा की गहराइयों को छू सकते हैं। ये एक सफर है चीनी और यूरोपियन आर्ट के दिल में, ये देखने का कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं और खुद को कैसे देखते हैं। चीनी आर्ट में जहां प्रकृति और सादगी की झलक मिलती है, वहीं यूरोपियन आर्ट में विस्तार और यथार्थवाद का महत्व है। तैयार हो जाओ एक विजुअल ट्रीट के लिए। ये सफर आपको आर्ट की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जहां हर पेंटिंग एक नई कहानी कहती है। हम अक्सर आर्ट को देखने लायक खूबसूरत चीज समझते हैं, लेकिन आर्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें हमारे अंदर झांकने का मौका देता है। पर लैंडस्केप ऑफ द सोल बताती है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये किताब हमें सिखाती है कि आर्ट सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये एक अनुभव है। ये हमें हमारे अंदर की दुनिया से जोड़ता है। ये दुनिया को देखने के अलग अलग तरीकों के बारे में है, खुद को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीकों के बारे में। हर आर्टिस्ट का अपना एक अनोखा तरीका होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। ये उन कहानियों के बारे में है जो हम बताते हैं, उन फीलिंग्स के बारे में है जो हम दिखाते हैं, और उन कनेक्शंस के बारे में जो हम आर्ट के जरिए बनाते हैं। आर्ट हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका देता है। तो क्या आप तैयार हैं रूह के कैनवस को एक्सप्लोर करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे आर्ट हमारी आत्मा को छू सकता है, कैसे ये हमें एक नई दृष्टि दे सकता है। हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन चीन। सोचो, एक बड़ा सा हॉल, एक मशहूर कलाकार वू डाओजी सम्राट के लिए एक शानदार म्यूरल बना रहा है। कहानी यह है कि ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी, ये एनर्जी और गहराई से भरी हुई थी। कहते हैं जैसे ही वू डाओजी ने अपनी मास्टरपीस का खत्म की, वो पेंटिंग में घुस गया और गायब हो गया। अब ये एक जादुई कहानी लग सकती है, पर ये हमें चीनी कला के बारे में कुछ गहरा बताती है। ये सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं उसे बनाना, ये किसी चीज के असली रूप, उसकी आत्मा को पकड़ने के बारे में है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जो इतनी असली, इतनी गहरी हो कि आप उसमें कदम रख सकें। चलो बात करते हैं शानशुई के बारे में। इसका मतलब है पहाड़ पानी, और ये चीनी पेंटिंग का एक मुख्य विषय है। सोचो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, धुंधले जंगल। पर ये सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं है। शानशुई पेंटिंग्स बहुत प्रतीकात्मक हैं, जो यिन और यांग के बीच के तालमेल को दिखाती है। देखो, यिन और यांग एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। यिन है अंधेरा, स्त्री, निष्क्रिय ऊर्जा, जबकि यांग है उजाला, पुरुष, सक्रिय ऊर्जा। चीनी दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलन की स्थिति में रहता है, और शानशुई पेंटिंग्स इस ब्रह्मांडीय नृत्य को खूबसूरती से दिखाती हैं। अब चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चीनी कला को समझने के लिए दांव की अवधारणा बहुत जरूरी है। दांव मतलब रास्ता, ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। ये चीजों का प्राकृतिक क्रम है, जीवन का प्रवाह है। चीनी कला में कलाकार प्रकृति को नियंत्रित या उस पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वे इसे समझने और इसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आपको चीनी पेंटिंग्स में अक्सर खाली जगह मिलेगी। ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये दांव का प्रतिनिधित्व करती है, वो शून्य जहां से सब कुछ शुरू होता है। इन्हीं खाली जगहों में दर्शक की कल्पना भटक सकती है, और वो अपने तरीके से कलाकृति को पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा है ना? सेक्शन 5, क्विंटन मेट्सिस, मास्टर ऑफ इल्यूजन। अब चलते हैं यूरोप, जहां कला और संस्कृति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। हमारा अगला पड़ाव है क्विंटन मेट्सिस की वर्कशॉप, जो एक फ्लेमिश पेंटर थे, अपने असली जैसे दिखने वाले आर्ट के लिए जाने जाते थे। मेट्सिस का काम इतना अद्भुत था कि उनकी पेंटिंग्स को देखकर लोग दंग रह जाते थे। कहानी सुनो, एक दिन मेट्सिस की एक पेंटिंग पर एक मक्खी बैठ गई। ये मक्खी इतनी असली लग रही थी कि किसी ने सोचा कि यह सचमुच की मक्खी है। मेट्सिस ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्हें एहसास हुआ कि वो मक्खी असली नहीं थी,
बल्कि उनकी खुद की बनाई हुई पेंटिंग का हिस्सा थी। ये किस्सा चीनी और यूरोपियन आर्ट के बीच एक बड़ा अंतर बताता है। दोनों ही कला रूप अद्वितीय हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण अलग अलग हैं। चीनी कला जहां किसी चीज के असली रूप और भावना पर जोर देती है, वहां हर ब्रश स्ट्रोक में एक कहानी छुपी होती है। चीनी कलाकारों के लिए कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं यूरोपियन कला अक्सर बाहरी रूप को कमाल की सटीकता से दिखाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यूरोपियन कलाकारों के लिए हर डिटेल महत्वपूर्ण है और वे अपने काम में यथार्थवाद को सर्वोपरि मानते हैं। ये हकीकत का भ्रम पैदा करने के बारे में है, एक ऐसा भ्रम जो देखने वाले को चकित कर दे। ये कला की एक अनोखी विशेषता है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आंखों को ये यकीन दिलाने के बारे में है कि वो जो देख रही है वो असली है। ये कला की शक्ति है जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां हर चीज असली लगती है, चाहे वो हो या ना हो। सेक्शन 6, रियलिज्म, द यूरोपियन क्वेस्ट। यूरोपियन आर्ट, खासकर पुनर्जागरण के दौरान, असली जैसा दिखने वाले आर्ट के लिए दीवाना था। लियोनार्डो डा विंची और माइकलैंजेलो जैसे कलाकार शरीर रचना, परिप्रेक्ष्य और प्रकाश के उस्ताद थे। उन्होंने मानव शरीर का अध्ययन किया, लाशों को काटा और दुनिया को अविश्वसनीय सटीकता के साथ चित्रित करने के तरीके विकसित किए। असली जैसा दिखने वाले आर्ट पर यह जोर प्राकृतिक दुनिया को समझने और नियंत्रित करने की इच्छा से आया था। यह वैज्ञानिक खोज और अन्वेषण का समय था और कला ने इसी भावना को दर्शाया। सेक्शन 7, कल्चर्स ब्रश स्ट्रोक्स, ईस्ट मीट्स वेस्ट। जैसा कि हमने देखा, चीनी और यूरोपियन आर्ट के तरीके बहुत अलग हैं। पर ऐसा क्यों है? इसका बहुत कुछ संस्कृति और दर्शन से जुड़ा है। चीनी कला पर ताओ धर्म और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य, संतुलन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि पर जोर देते हैं। दूसरी ओर, यूरोपियन कला को ईसाई धर्म और मानवतावाद ने आकार दिया है, जो अक्सर व्यक्ति, ईश्वर और मानवीय अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये अलग अलग विश्वदृष्टि कला के बनाने और उसकी सराहना करने के तरीके में दिखाई देती है। यह दुनिया को अलग अलग नजरियों से देखने जैसा है, हर एक अनोखा दृष्टिकोण देता है। सेक्शन 8, डिफरेंट लेंसेज, शेयर्ड ह्यूमैनिटी। तो कौन सा तरीका बेहतर है? देखो, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। चीनी और यूरोपियन दोनों ही कलाएं मानवीय स्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती हैं। ये हमें देखने, महसूस करने और खुद को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके दिखाती हैं। ये हमें इतिहास, संस्कृति और मानव रचनात्मकता की शक्ति के बारे में सिखाती है। कला की खूबसूरती इसकी विविधता में है। अलग अलग कलात्मक परंपराओं की सराहना करके हम अपने क्षितिज को व्यापक बनाते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं। सेक्शन 9, फाइंडिंग योर ओन आर्टिस्टिक पाथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लैंडस्केप ऑफ द सोल सिर्फ कला के इतिहास के बारे में एक किताब नहीं है। ये हमारी अपनी रचनात्मकता का पता लगाने का निमंत्रण है। ये हमें इस बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, क्या हमें प्रेरित करता है और हम कला के माध्यम से खुद को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। कला का यह सफर हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को समझने और उन्हें एक रचनात्मक रूप में व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें इस बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। हर व्यक्ति की दृष्टि और अनुभव अलग होते हैं और यही विविधता कला को समृद्ध बनाती है। क्या हमें प्रेरित करता है और हम अपने आसपास की दुनिया से कैसे प्रेरणा लेते हैं। यह प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है, प्रकृति से, किताबों से, संगीत से या हमारे अपने विचारों और भावनाओं से। और हम कला के माध्यम से खुद को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत हो, नृत्य हो या कला का कोई अन्य रूप हो। हर माध्यम हमें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है। चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत हो, नृत्य हो या कला का कोई अन्य रूप हो, हर माध्यम हमें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है। नृत्य हो या कला का कोई अन्य रूप हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आवाज, दुनिया से जुड़ने का अपना तरीका खोजें। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का मौका देती है और हमें अपने सच्चे स्व को खोजने में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आवाज, दुनिया से जुड़ने का अपना तरीका खोजें। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का मौका देती है और हमें अपने सच्चे स्व को खोजने में मदद करती है।
तो आगे बढ़ो, एक पेंट ब्रश उठाओ, गिटार बजाओ या ऐसे नाचो जैसे कोई देख नहीं रहा हो। अपने अंदर के कलाकार को गले लगाओ और अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी आत्मा को बोलने दो। हैप्पी क्रिएटिंग।